हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 2 के एपिसोड 13 और 14 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग तांजीरो को हाफते हुए देखते हैं और तभी डाकी उसके ऊपर अपनी बेल्ट से हमला कर देती है और तांजीरो उन्हें ब्लॉक करता है। लेकिन तभी डाकी उसे एक पंच मारने लगती है, लेकिन वो उसे भी डॉज कर लेता है। फिर वो उसकी ओर आती है और तभी उसके पीछे से कुछ बेल्ट्स आ जाती हैं, जिसके बाद फूड लॉकर वाली बेल्ट्स भी वहां से बाहर निकलकर उसकी ओर आती हैं। फिर डाकी लैंड होती है, तभी वो बेल्ट्स उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती हैं और वो सभी उसकी बॉडी के अंदर वापस आ जाती हैं। फिर तांजीरो हमला करने आता है और वो कहती है मुझे पता था, और तभी वो वहां से गायब होकर छत पर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाल ग्लो करने लग जाते हैं और वो हंसते हुए कहती है आखिर एक हाशिरा आ ही गया और इससे मास्टर बहुत खुश होंगे। तभी उसके बालों का रंग बदल जाता है और तांजीरो मन में कहता है वो ट्रांसफॉर्म हो गई और ये कितनी भयानक महक है, इससे तो मेरे गले में दर्द होने लग गया है और अब वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। तभी एक घर से एक इंसान बाहर आता है और वो कहता है तुम लोगों को चुप करना पड़ेगा और तुमने ये स्वॉर्ड क्यों उठाई है? तुम लोगों की मेरे हाउस के सामने स्वॉर्ड उठाने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिसे सुनकर डाकी गुस्से में कहती है अपना मुंह बंद कर कीड़े। फिर वो खड़ी हो जाती है और तांजीरो कहता है ऐसा मत करना। फिर वो उस आदमी से कहता है यहाँ मत आना, प्लीज पीछे ही रहना। तभी डाकी अपनी बेल्ट से हमला करती है और तांजीरो उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। तभी तांजीरो को एक अटैक लगता है जिससे उसकी बॉडी से खून निकलने लग जाता है और उस आदमी का एक हाथ भी कट जाता है। इसके बाद वो सभी घर पूरी तरह से टूट जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर तांजीरो उस आदमी से कहता है शांत रहिए, आपको कुछ नहीं होगा, बस आप अपनी आर्म को किसी कपड़े से बांध लीजिए। तभी तांजीरो का भी बहुत सारा खून नीचे गिरने लग जाता है। इधर डाकी भी मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगती है। फिर तांजीरो कहता है यहाँ वापिस आओ, ये सब करने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तो डाकी कहती है क्या हुआ, क्या अभी भी तुम्हें कुछ कहना है? बदसूरत और घिनौने लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता, इसलिए तुम सभी लोग एक साथ मर सकते हो। और ये बात सुनकर तांजीरो को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक लड़की को रोते हुए देखते हैं और वो आदमी कहता है प्लीज सभी लोग अंदर रहना, यहाँ पर खतरा है। और इधर तांजीरो की आंखों में खून आ जाता है और हम लोग उसे पूरे गुस्से में देते हैं। इसके बाद हम लोग पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर शिनजोरो तांजीरो को एक लेटर में लिखता है डियर तांजीरो, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। क्योजीरो की मौत पर आंसू बहाने का शुक्रिया, और मैंने ये भी सुना कि तुम सेंजुरो के साथ पिछले 4 महीनों से लेटर्स के जरिए बात भी कर रहे हो और अब उसकी हालत पहले से अच्छी हो चुकी है। और हमारी पहली मुलाकात पर जो हुआ उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। एक समय था जब मेरी कमजोरियों ने मुझे तोड़ दिया और चीजें बस से बदतर तब हो गई जब मेरी प्यारी बीबी ने अपनी बीमारी के आगे घुटने टेक दिए। उसके बाद से मैंने बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया और मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। लेकिन क्योजीरो एक बहुत ही अच्छा बेटा था, यहाँ तक कि जब मैंने उसे सिखाना बंद कर दिया फिर भी उसने गाइड टू फ्लेम हाशिरा नाम की किताब को पढ़कर ट्रेनिंग की और एक हाशिरा बना। वो मेरी बीवी रूका के जैसा था। सेंजुरो और क्योजीरो दोनों ही अच्छे लड़के हैं और तांजीरो तुम्हारे पास उनसे भी गजब की पावर है। मैंने सुना है जो कि सन ब्रीदिंग को यूज करने के लिए चुने गए होते हैं वो अपने माथे पर एक रेड मार्क के साथ पैदा होते हैं जो कि तुम्हारे पास है, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम ही वो चुने हुए शख्स हो। फिर प्रेजेंट टाइम में तांजीरो मन में कहता है नहीं मिस्टर शिनजोरो, मैं इस निशान के साथ पैदा नहीं हुआ था। असल में ये एक जलने का निशान है और ये मेरे माथे पर तब बना था जब मैंने अपने भाई को गिरते हुए गर्म हीटर से बचाया था। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन में मुझे यहीं पर फिर से चोट लगी जिसकी वजह से ये ऐसा बन गया। मैंने सुना था कि मेरे पिता अपने माथे पर एक हल्के से निशान के साथ पैदा हुए थे, लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं है। मैं कोई चुना हुआ विल्डर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं चुना हुआ नहीं हूँ, अगर मैं उस काम के लिए नहीं पैदा हुआ, फिर भी मैं कुछ मौकों पर पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि इस दुनिया में कुछ जीव हैं जिनके पास जरा सा भी दिल नहीं होता। वो बिना किसी कारण और पछतावे के लोगों को मारते हैं। इसके बाद डाकी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी तांजीरो आकर उसे रोक लेता है और उस पर वार करता है। लेकिन तभी डाकी उसे रोक कर उसे एक लात मारकर उससे दूर हो जाती है, पर तभी वो देखती है कि उसकी एक टांग कट चुकी होती है। फिर तांजीरो उसकी टांग को फेंक कर कहता है जिनकी अभी तुमने जान ली है वो कभी वापस नहीं आ सकते। तभी डाकी अपनी टांग रीजनरेट कर लेती है और तांजीरो आगे कहता है वो लोग मांस और खून से बने हैं और वो वैसी चीजें नहीं कर सकते जो कि एक डीमन कर सकता है। तो तुमने उनकी जिंदगियां क्यों चुराई? तुमने उनकी जिंदगियों को अपने पैरों तले क्यों कुचला? तभी डाकी मन में कहती है मैंने ये शब्द पहले भी सुने हैं। फिर उसे एक शौक लगता
लगता है और उसे एक इंसान की झलक दिखती है जो कहता है तुम्हें ये चीज मजेदार क्यों लगती है, इसमें मजे वाली कौन सी बात है, आखिर तुम जान क्यों लेते हो। फिर डाकी मन में कहती है वो कौन है। इसके बाद तांजीरो कहता है तुम क्यों नहीं समझती। फिर वो इंसान कहता है तुम कैसे भूल सकते हो। फिर डाकी मन में कहती है ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी यादें नहीं है, ये सेल्स की यादें हैं। और क्या ये मास्टर मुजान की यादें हैं। तभी हम देखते हैं कि वो इंसान उसकी ओर हमला करने आता है और डाकी कहती है ये सभी इन सेल्स की यादें हैं। इसके बाद हम लोग फूड लॉकर का सीन देखते हैं और वहाँ पर इनोसुके चिल्लाकर कहता है ओए वो बेल्स उस होल से भाग गई जो कि तुमने बनाया था। तो टेंगिन और ज्यादा चिल्लाकर कहता है मुंह बंद करो, मैंने वहाँ पर फंसे सभी लोगों को बचाया है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और सबसे पहले मेरी पूजा करो और बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तभी माकियो आकर उसे कहती है लॉर्ड टेंगिन आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा वरना और तबाही हो जाएगी। फिर सुमा कहती है आप हमारी चिंता मत कीजिए प्लीज जाइए। जिसके बाद वो उन दोनों को बाहर उछाल देता है और फिर खुद बाहर आकर उन्हें पकड़कर कहता है तो ठीक है लड़कों उसका पीछा करते हैं। इसके बाद हम लोग उसे पूरी स्पीड में भागते देखते हैं और वो दोनों उसे पीछे रह जाते हैं। और इधर डाकी कहती है अब आगे बोलो क्या बोलना है। तो तांजीरो कहता है तुम भी कभी एक इंसान थी, तुमने भी कभी आंसू बहाए होंगे। तो वो कहती है तुम बहुत ही अनोइंग हो, बस बकबक किए जा रहे हो, मुझे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं और वैसे भी अब मैं एक डीमन हूँ तो किसे परवाह है और हम खूबसूरत और ताकतवर डीमंस जो चाहे वो कर सकते हैं। तो तांजीरो कहता है ठीक है बस बहुत हो गया। फिर वो उसकी ओर जाता है तभी डाकी भी अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करती है और वो सभी बेल्स उसके ऊपर आ जाती हैं। फिर डाकी मन में कहती है तुम तो मेरे नॉर्मल अटैक्स को भी नहीं संभाल पा रहे थे, तो तुम्हारा मेरे ब्लड डीमन आर्ट के खिलाफ तो कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद वो बेल्स रोटेट हो जाती हैं और डाकी कहती है मैं अब अपनी पूरी ताकत पर हूँ, इसलिए मेरी स्पीड अलग ही लेवल पर है और अब मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगी। लेकिन तभी तांजीरो अपने स्वॉर्ड को ऊपर करता है जिससे वो बेल्ट जरा सी कट जाती है। फिर वो हिनोकामी कागुरा यानी कि सन ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म बर्निंग बोन समर सन से सभी बेल्ट्स को काट देता है जिससे डाकी को भी दर्द होता है। फिर वो उसके ऊपर एक और वार करती है लेकिन तांजीरो से बड़ी आसानी से काट देता है और डाकी मन में कहती है ये मेरी बेल्ट्स को कैसे काट पा रहा है, इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी कैसे बढ़ गई और मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, क्या ये मैं ही हूँ या फिर मास्टर मुजान। इधर हम देखते हैं कि तांजीरो उसके सभी अटैक्स को बड़े ही आराम से ब्लॉक करता जा रहा होता है। तभी डाकी उससे दूर हो जाती है और एक घर पर लैंड होकर उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन तभी तांजीरो उसे ब्लॉक कर वहां पर लैंड हो जाता है और फिर उसकी गर्दन पर वार करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो गर्दन को बेल्ट में बदल लेती है और बच जाती है। फिर तांजीरो मन में कहता है ये नरम है, बहुत ही नरम है, मैं इसे ऐसे नहीं काट सकता। तभी वो उसके ऊपर अटैक करती है और तांजीरो जंप लेकर पीछे लैंड हो जाता है। फिर डाकी और बेल्ट से हमला करती है और तांजीरो मन में कहता है यहाँ पर अब और बेल्ट्स हैं, पूरी 13 हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो सभी मुझे धीमी दिखाई दे रही हैं। फिर वो सभी को ब्लॉक करने लग जाता है और वो सभी के डायरेक्शंस को चेंज करता है और फिर वो सभी को एक ही जगह पर रोक देता है। जिसके बाद डाकी उन्हें खींचती है तो वो सभी एक लाइन में आ जाती हैं। फिर डाकी मन में कहती है इससे तुम क्या ही कर लोगे, तुम जितने समय में मेरे पास पहुंचोगे उतने समय में मैं तुम्हें काट दूंगी, तुम इतनी दूरी को इतनी जल्दी कभी भी पार नहीं कर सकते। लेकिन तभी तांजीरो पूरी स्पीड से उन्हें काटता हुआ उसकी ओर बढ़ता है जिसे देखकर डाकी भी शॉक हो जाती है और फिर वो उसकी गर्दन को काटने ही लगता है। लेकिन तभी हानको उससे कहती है भैया प्लीज सांस लीजिए। जिसके बाद वो होश में आता है और उसके सामने अपने घुटनों पर बैठकर जोर जोर से खांसने लग जाता है और उसे देखकर डाकी कहती है तुम इंसान कितने घटिया होते हो, तो तुम अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी सिर्फ इतना ही कर पाते हो, मुझे तो अब तुम पर दया आ रही है। और इधर तांजीरो की आंखों के सामने अंधेरा आने लग जाता है और उसके दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। फिर डाकी कहती है तो चलो अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। लेकिन तभी नेज़ुको उसके चेहरे पर लात मारती है जिससे वो दूर जा गिरती है और हम देखते हैं कि नेज़ुको पूरे गुस्से में खड़ी होती है। तभी डाकी गुस्से में कहती है तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई, और तुम ही वो हो ना जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर मुजान डाकी से कहता है डाकी एक डीमन है जो कि मेरे काबू से बाहर हो चुकी है, बिल्कुल तमायो की तरह, उसे ढूंढो और मार डालो, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकती हो। वो एक जवान लड़की है जिसने की हेम्प लीफ पैटर्न वाला किमोनो पहना हुआ है। फिर डाकी पूरी तरह से हील होकर कहती है मुझे इसे टॉर्चर कर मारने में खुशी होगी। इधर तांजीरो बेहोश हो जाता है। फिर नेज़ुको पूरे गुस्से में उसे किक मारने लगती है लेकिन तभी डाकी उसकी टांग काट देती है। फिर वो अपनी बेल्ट से उसे बीच में से काट
काट देती है और उसे घुमाकर दूर फेंक देती है। इसके बाद वो वहाँ पर आती है और कहती है तुम तो बहुत ही कमजोर हो, मैं देख रही हूँ कि तुमने अभी तक एक भी इंसान को नहीं खाया है। बेचारी लड़की, तुम्हारी बॉडी तो अब तक बीच में से कट चुकी होगी, इसलिए तुम्हें हिलना नहीं चाहिए और तुम्हारी जैसी आधी डीमन इतनी जल्दी हील भी नहीं हो सकती। हम दोनों ही डीमंस हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा बुली नहीं करूंगी। मैं तुम्हें अपनी बेल्ट में अब्सॉर्ब करूंगी और सुबह होते ही तुम्हें सूरज के सामने कर तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन तभी नेज़ुको खड़ी हो जाती है और उसे देखकर डाकी चौंक कर मन में कहती है उसने अपनी टांग को रीजनरेट कर लिया। और टांग को तो छोड़ो, वो ऐसे खड़ी कैसे है, मुझे अच्छे से याद है मैंने उसे बीच में से काट दिया था। तभी नेज़ुको अपने हाथ को रीजनरेट कर लेती है और डाकी मन में कहती है इसकी हीलिंग और रीजनरेशन स्पीड तो बिल्कुल एक अपर रैंक डीमन के जैसी है। फिर नेज़ुको वो बैम्बू तोड़ देती है और तभी उसकी बॉडी पर पत्तों जैसे पैटर्न्स बन जाते हैं और वो बिल्कुल एक नए ही फॉर्म में आ जाती है। और डाकी मन में कहती है ये क्या है, हवा भी भारी हो चुकी है और वो अचानक से ही बदल गई। फिर नेज़ुको पूरे गुस्से में वहाँ से गायब होकर उसे एक लात मारने लगती है और तभी डाकी उसकी टांग और बाजू काट देती है। लेकिन तभी वो उसी टांग से उसे जमीन पर मारती है। फिर डाकी मन में कहती है जो टांग मैंने काटी थी वो मेरी पीठ में क्यों घुसी हुई है, क्या तुम सच में इतनी जल्दी रीजनरेट हो सकती हो, तो इसका मतलब तुम्हारी रीजनरेटिव पावर्स मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी नेज़ुको उसकी एक आर्म को काट देती है और ये चीज देखने के बाद वो जरा सा हंसती है। इधर हम लोग तांजीरो को बेहोश देखते हैं और टाकियो उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है और वो उससे कहता है भैया उनकी मदद कीजिए वरना हमारी बहन पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। जिसके बाद वो एकदम से ही जाग जाता है और इधर नेज़ुको हंसते हंसते उसे किक्स मारती जा रही होती है। तभी डाकी गुस्से में उस पर अटैक करती है और नेज़ुको का खून डाकी पर जा गिरता है। फिर वो उससे दूर हो जाती है और अपनी बेल्ट से उसके और भी टुकड़े कर देती है। लेकिन तभी नेज़ुको अपने हाथ से उसकी बेल्ट को पकड़ लेती है, जिसे देखकर वो शॉक हुई मन में कहती है उसने अपने कटे हुए हाथ से बेल्ट को कैसे रोक दिया। लेकिन नहीं, शायद वो कटे नहीं हैं, वो उसके खून के जरिए उसकी बॉडी के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। तभी डाकी पर गिरे हुए नेज़ुको के खून में आग लग जाती है और डाकी कहती है नहीं, मैं जल रही हूँ बिल्कुल उस दिन की तरह। जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। तभी नेज़ुको भी अपनी सभी बॉडी पार्ट्स को जोड़ लेती है। फिर वो जंप लेकर उसे किक मारती है और हम देखते हैं कि डाकी का चेहरा पूरी तरह से जल चुका होता है। तभी वो उसके चेहरे पर एक और लात मारती है, फिर वो उसे जमीन में गाड़ देती है। इसके बाद वो उसे लगातार मारने लग जाती है और हम देखते हैं कि उस चीज के अंदर उसे मजा आने लग जाता है। फिर वो उसे ऊपर उछाल कर एक लात मारकर उसे दूर फेंकती है। जिसके बाद वो उसके साइड में आकर उसे एक और लात मारती है, जिससे वो दो घरों में से पार होती हुई तीसरे घर में जा गिरती है। इसके बाद नेज़ुको भी वहाँ पर आ जाती है और वो अपने साइड में कुछ लड़कियों को देखती है और एक लड़की के हाथ से खून निकल रहा होता है, जिसे देखकर उसे उन्हें खाने की इच्छा होने लग जाती है। फिर वो उसकी ओर जाती है, लेकिन तभी तांजीरो वहाँ पर आकर अपने स्वॉर्ड को उसके मुंह में फंसा देता है और उसे पकड़कर कहता है रुको नेज़ुको, तुमने बहुत लड़ लिया, अब रुक जाओ, प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें लड़ना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं फिर कभी भी किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, जल्दी से सो जाओ नेज़ुको और खुद को हील करो। और तभी नेज़ुको बैठ जाती है और फिर वो उसे सबसे ऊपर के फ्लोर पर ले जाती है, लेकिन तांजीरो उसे फिर भी नहीं छोड़ता। तभी वहाँ पर डाकी आ जाती है और वो कहती है तो तुम भी ब्लड डीमन आर्ट यूज कर सकती हो, एक अजीब ब्लड डीमन आर्ट जो कि सिर्फ डीमंस को जलाता है। और तो और मैं अपने घावों को भी हील नहीं कर पा रही और मुझे इससे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी तांजीरो मन में कहता है ये बुरा है, मुझे लोगों को बचाना होगा, लेकिन मैं नेज़ुको को भी नहीं छोड़ सकता। फिर डाकी अटैक करती है, लेकिन तभी टेंगिन वहाँ पर आकर एक ही झटके में उन्हें काट देता है, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर टेंगिन बैठकर कहता है क्या ये नेज़ुको कमांडो नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि ये तो एक फ्लैशी डीमन बन गई है। फिर तांजीरो उसे बुलाता है, लेकिन तभी वो गुस्से वाली शक्ल कर लेता है और कहता है उस दिन मास्टर के सामने तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो अब ये क्या है, और किसी ने भी ये नहीं बताया था कि ये एक फ्लैशी डीमन बन जाएगी। तभी डाकी कहती है तो तुम एक हाशिरा हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। तो टेंगिन कहता है मुंह बंद करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, इसलिए भाड़ में जाओ, और वैसे भी तुम कोई अपर रैंक डीमन नहीं हो क्योंकि तुम बहुत ही कमजोर हो और तुम वो नहीं हो जिसे कि मैं ढूंढ रहा हूँ। तो डाकी कहती है ये कैसी बकवास है, लेकिन तभी उसकी गर्दन से खून आ जाता है और फिर वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उसका सर उसके हाथों में आ जाता है, जिससे वो भी शौक सी हो जाती है। और इधर इनोसुके कहता है अरे नहीं, हमने गॉड ऑफ फेस्टिवल को खो दिया, इस तरह से तो हम उसे कभी ढूंढ
नहीं पाएंगे। तभी जेनित्सु अपने सुनने की शक्ति का यूज करता है और उसे एक जगह पर धमाका सुनता है। फिर वो उस ओर चल पड़ता है, जिसके बाद इनोसुके भी उस ओर चल पड़ता है और इधर डाकी के कटे हुए सर को देखकर तांजीरो भी शॉक हो जाता है। तभी टेंगिन उससे कहता है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अपनी बहन को काबू में लाओ, इसे कोई लोरी गाकर सुनाओ जिससे ये सो जाए। तभी नेज़ुको एक लात मारती है, जिससे वो दोनों बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि नेज़ुको अभी तक होश में नहीं आई होती और तांजीरो मन में कहता है, ये बेकार है, मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच पा रही, अब मैं क्या करूं मॉम। तभी उसे अपनी मॉम की याद आती है। फिर उसे टेंगिन की बात याद आती है जिसमें वो नेज़ुको के लिए लोरी गाने को बोलता है। जिसके बाद उसे एक और बात याद आती है और तभी नेज़ुको अपने हाथ को छुड़ाने लगती है। फिर तांजीरो उसको पकड़कर उसके लिए लोरी गाने लग जाता है और उस लोरी को सुनकर वो जरा सी शांत होती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो अपनी माँ की कोख में है। इसके बाद उसे वो पल याद आता है जिसमें उसकी मॉम उसके लिए वही वाली लोरी सुनाती है। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर तांजीरो भी चौंक जाता है। इसके बाद नेज़ुको छोटी होने लग जाती है और वो अपने बच्ची वाली फॉर्म में आ जाती है और वहीं पर सो जाती है। और इधर डाकी टेंगिन से कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने मेरा जो सर काटा है इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तो टेंगिन कहता है, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, बस जल्दी से कनफ्लैशी मौत मर जाओ। तो डाकी कहती है, मुझसे ऐसे बात मत करो, क्या तुमने पहले ये कहा था कि मैं एक अपर रैंक नहीं हूँ। तो टेंगिन कहता है, हाँ, क्योंकि तुम एक अपर रैंक नहीं हो सकती। तो डाकी कहती है, लेकिन मैं एक अपर रैंक हूँ। फिर टेंगिन कहता है, तो तुम्हारा सर तुम्हारे हाथों में क्यों है, तुम सच में बहुत ही कमजोर हो, और क्या तुम पागल वागल हो गई हो। तो वो कहती है, मैं पागल नहीं हुई, क्योंकि मैं ही एक अपर रैंक हूँ। तो टेंगिन कहता है, तुम सच में पागल हो चुकी हो और अब इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए अब जल्दी से मर जाओ पागल। जिसे सुनकर उसके आंसू आ जाते हैं और वो रोने लग जाती है और ये देखकर टेंगिन भी शॉक हो जाता है। फिर डाकी रोती हुई कहती है, मैं ही अपर 6 हूँ, मैं तुमसे सच कह रही हूँ और मेरे पास इस चीज को साबित करने के लिए नंबर भी है। और उसे देखकर टेंगिन मन में कहता है, क्या ये कोई मजाक है, ये तो सच में रो रही है और इसकी बॉडी सर कटने के बाद भी गायब क्यों नहीं हो रही। इसके बाद टेंगिन अपने ब्लेड्स निकाल लेता है और डाकी कहती है, इसने मेरे सर को काट दिया भैया, इसने मेरे सर को काट दिया। जिसके बाद हम उसके अंदर से एक डीमन को निकलते हुए देखते हैं और तभी टेंगिन आकर उसकी गर्दन को काटने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद टेंगिन भी शॉक सा हो जाता है और हम देखते हैं कि उन दोनों को कुछ नहीं हुआ होता और वो दूसरा डीमन जिसका के नाम ग्यूटारो होता है वो डाकी से कहता है, तुम रो क्यों रही हो, तुम खुद भी तो अपने सर को जोड़ सकती हो, और क्या तुम्हारा चेहरा जल गया है, मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। जिसके बाद वो उसके चेहरे को ठीक कर देता है। तभी टेंगिन उसके ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन तभी ग्यूटारो उसकी ओर देखता है और टेंगिन के माथे पर एक कट लगा देता है। फिर वो उसकी ओर मुड़ता है और कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तो तुम्हें मारने ही वाला था, लेकिन तुमने मेरे अटैक को रोक दिया। फिर टेंगिन भी उसकी ओर देखता है। फिर ग्यूटारो कहता है, तुम कितने लकी हो, तुम्हारा चेहरा सुंदर है, मुझे तुम्हारी स्किन भी पसंद आई, तुम्हारे शरीर पर तो कोई निशान भी नहीं है और तुम्हारा शरीर भी हट्टा कट्टा है, तुम काफी लंबे हो, तुम्हारी हाइट 6 फीट से ज्यादा होगी, लड़कियां तो तुम पर मरती होंगी और मुझे तुमसे जलन हो रही है, मुझे बहुत जलन हो रही है, आखिर तुम मर क्यों नहीं जाते। मैं बहुत अलग अलग तरीकों से मारता हूँ, जैसे कि चमड़ी को उखाड़ कर या फिर पेट को बीच में से काट कर। तभी डाकी कहती है, भैया सिर्फ यही अकेला नहीं है, वादा कीजिए, जिसने मुझे जलाया आप उसे भी मार देंगे। इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है, मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे बहुत बुली किया, इन सभी ने एक साथ मिलकर मुझे बुली किया। तो ग्यूटारो कहता है, ये चीज तो माफी के काबिल नहीं है, मेरी बहन से जितना हो सकता था उसने उतना किया, इसलिए जिन्होंने भी उसे बुली करने की हिम्मत की है मैं उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब तुम मरोगे तब तुम गोल गोल घूमोगे, क्योंकि मेरा नाम ग्यूटारो है। जिसके बाद वो उसकी ओर अपने सिकल्स फेंक देता है। फिर वो छत से बाहर आ जाती हैं और तांजीरो उन्हें देखकर मन में कहता है, क्या वो सिकल्स हैं, और वो सभी वापस जा रही हैं। ये उस बेल्ट वाली डीमन के हथियार से अलग है, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, क्या वहाँ पर कोई नया डीमन है, और मैं टेंगिन के खून की महक को भी सूंघ पा रहा हूँ, मुझे उसकी मदद करने जाना होगा। तभी हम लोग इनोसुके और जेनित्सु को वहाँ पर आते हुए देखते हैं और तांजीरो उन्हें देखकर खुश हो जाता है। फिर वो दोनों उसके पास आ जाते हैं और तांजीरो उनसे कहता है, तुम दोनों प्लीज जाकर टेंगिन की मदद करो। तो इनोसुके कहता है, बस आराम करो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और तुम्हारा अपना लॉर्ड इनोसुके पूरे फ्लैशी तरीके
तरीके से तैयार है। फिर तांजीरो कहता है सॉरी, मैं नेज़ुको को उसके बॉक्स में वापस रखने जा रहा हूँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाता हूँ। तो इनोसुके कहता है ठीक है। और इधर हम लोग टेनगिन को उन दोनों के सामने खड़ा देखते हैं और ग्यूतारो कहता है मुझे जलन हो रही है, तुम सच में बहुत ही हैंडसम हो, तुमने उन इंसानों को भी बचाया और अब इनकी नजर में तो तुम इनके हीरो बन गए हो, सही कहा ना। तो टेनगिन कहता है बिल्कुल सही, मैं बहुत ही फ्लैशी हूँ और सभी लड़कियां मुझ पर मरती हैं और यहाँ तक कि मेरे पास 3 बीवियां हैं। तो वो कहता है क्या तुमने अभी कहा कि 3 बीवियां हैं, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ये बात माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद उसके सिकल्स के आसपास खून आ जाता है और ग्यूतारो मन में कहता है ब्लड डीमन आर्ट फ्लाइंग ब्लड सिकल, जिसके बाद वो उसकी ओर अटैक कर देता है। और टेनगिन मन में कहता है ये खून के स्लैशेस तलवार की तरह मोटे हैं और ये बहुत सारे हैं और मैं इन लोगों को बचाते हुए इनसे नहीं निपट सकता। जिसके बाद वो कुछ बॉल्स फेंकता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर ग्यूतारो कहता है क्या वो एक एक्सप्लोजन था और वो फर्स्ट फ्लोर पर चला गया है। फिर टेनगिन उन लोगों से कहता है भागो और किसी जगह पर जाकर छिप जाओ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ग्यूतारो कहता है तुम इस तरह से भाग नहीं सकते, बेंड फ्लाइंग ब्लड सिकल्स। जिसके बाद वो सिकल्स टेनगिन पर अटैक कर देती हैं, लेकिन टेनगिन उन सभी को ब्लॉक करता रहता है और वो मन में कहता है तो वो इन्हें कंट्रोल भी कर सकता है और ये ब्लड स्लैशेस तब तक नहीं रुकने वाले जब तक ये अपने टारगेट को हिट नहीं करते। वो दोनों भाई बहन हैं, बहन का सर कटने के बाद भी वो नहीं मरी, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगर मैं भाई के सर को काट दूं तो क्या ये दोनों ही मर जाएंगे, क्या भाई ही मेन यूनिट है। इसके बाद वो कुछ और एक्सप्लोजिव बॉल्स निकाल कर कहता है मुझे ये करना ही पड़ेगा। जितना मुझे सुनाई दे रहा है ऊपर के फ्लोर के सभी लोग भाग चुके हैं। फिर वो उन बॉल्स को छोड़ देता है और जंप लेकर उन सभी को ऊपर की ओर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन तभी वो दोनों ही नीचे आ जाते हैं और टेनगिन कहता है लगता है ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। तभी वो बेल साइड होती हैं और ग्यूतारो कहता है हम दोनों के बारे में ये बात है कि असल में हम दो नहीं बल्कि एक ही हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी। अगर आप उससे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।